Hello and welcome to Eve for Education. This channel is for all students preparing for CSS, PMS, or competitive exams. The channel benefits the history, politics, and social sciences students equally. So if you still need to subscribe to our channel, subscribe now and press the bell icon. Subscribe, click the bell icon for recent updates on the channel, and don't forget to share with your friends so they can also benefit from it. Thank you. Let's start our today's lecture now. हाँ जी, आज के लेक्चर में हम लोग दो चीजें मेनली डिस्कस करेंगे। पहली चीज होगी टाइप्स ऑफ ऐसे, 7-8 टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उनकी छोटी मोटी मिसालें भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा मतलब कोई अगर टॉपिक आपके सामने आया है तो उसको आपने कैसे ये डिफाइन करना है कि ये किस टाइप से ये ऐसे लिया गया है। और दूसरे नंबर पे हम लोग ये देखेंगे कि आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स कौन सी टाइप डिसाइड करनी चाहिए, कौन सा फील्ड डिसाइड करना है। जब भी आप लोग क्लास ज्वाइन करें तो प्लीज मेहरबानी किया करें अपना जो है ना आपका माइक उसको म्यूट कर लिया करें ताकि कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। अच्छा, तो हमारी ऐसे की जो टाइप्स हैं, बेसिक टाइप से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली टाइप है एक्सपोजिटरी एसेज, या इसको हम लोग डेफिनेशन एसेज भी कहते हैं। ये सबसे बेसिक टाइप है किसी भी ऐसे की एग्जाम में से। इसमें आपने सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को या एक आइडिया को डिफाइन करना होता है विदाउट मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट। आपने खुद से कोई ओपिनियन, खुद से कोई आर्ग्यूमेंट्स देना, उसकी साइड लेना या उसके अगेंस्ट जाना, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना होता। बेसिकली ये ऐसे एक काइंड ऑफ पीसेस होते हैं जिसमें आपने किसी एक क्वेश्चन को आंसर करना होता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है कैसे पेपर, सीएसएस का पेपर कैसे बनाया जाता है। इसको जब आप डिफाइन करेंगे तो उस पे एक जर्नल प्रिंसिपल्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली आपने उसको डिफाइन करना है। उसमें आप अपनी जाती राय नहीं दे सकते, उसमें आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स, इस तरह की चीजें। टॉपिक इस दफा आया था ग्लोबलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन्स। अगर इसी टॉपिक हम ये लिख दें, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन लिख दें, तो उसके ऊपर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो उसको हम लोग एक्सपोजिटरी ऐसे कह सकते हैं, या उसको हम लोग डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं, जो सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को, उस नॉन रियलिटी को, उस फैक्ट को बयान करेगा, जस्ट उसको एक्सपेंड कर देगा अगले को। मतलब हमने ये तस्वर करना होता है कि द नेक्स्ट पर्सन डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट, सो हमने उसको बताना है कि ये है क्या चीज। उसके बाद दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल एसेज। इसका नाम भी आपको जाहिर है। ये आप ये कह सकते हैं कि किसी हद तक एक्सपोजिटरी एसे के साथ सिमिलैरिटी इसकी मौजूद है, लेकिन इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप उसके एडवांटेजेस, किसी चीज के उसके डिसएडवांटेजेस की तरफ जा सकते हो। यानी कि आपने उसका ऑब्जेक्टिव एनालिसिस प्रेजेंट करना होता है। और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस क्या होता है उसकी, फॉर एग्जांपल टॉपिक पहले था ना व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसी टॉपिक को अगर आपने एनालिसिस टाइप काइंड ऑफ व्यू में जाके लिखना है तो आप उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों देंगे। जैसे इस दफा टॉपिक आया था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसमें क्या होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को एक्सपेंड नहीं करना, बल्कि आपने उसके फायदे और उसके नुकसान भी बताने हैं। अगर एक्सपोजिटरी होता, आपने सिर्फ ग्लोबलाइजेशन वर्क कैसे करती है ये बताना था। जबकि जब एनालिटिकल ऐसे होगा तो उसमें आपने ना सिर्फ उसको डिफाइन करना है, बल्कि उसके बेनिफिट्स, उसके पिटफॉल्स, उस सिस्टम से वो कैसे इवॉल्व हुआ और कैसे वो उसने एक्सपेंड किया, अब उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान हैं, ये दोनों चीजें आपने बयान करनी। इसको एनालिसिस में आप ये कह सकते हो कि आप फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर
एक चीज हमेशा याद रखिए, ऐसे में कभी भी आपकी जाती राय शामिल नहीं होती। अगर कहीं पे भी जाती राय शामिल होगी तो जैसे हम लोग वो कोई, अगर आप में से किसी ने मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी का कोई थीसिस लिखा हुआ है, तो हमेशा वहां पे एक टर्म यूज की जाती है, ऑब्जेक्टिविटी आपने रखनी है, सब्जेक्टिव नहीं होना। सब्जेक्टिविटी क्या होती है कि जिसमें आपकी जाती राय शामिल हो जाए विदाउट एनी सब्सटेंशियल एविडेंस, विदाउट, ऑब्वियसली आपकी जाती राय तो शामिल होती है हर चीज में, लेकिन जहां पे एविडेंस नहीं होगा, रेफरेंसेस नहीं होंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होंगे, तो वो जाती राय आपकी सब्जेक्टिविटी कहलाएगी। जहां पे आपकी जाती राय के साथ आपको बैक करने के लिए कोटेशंस मौजूद हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं, इस तरह की चीजें मौजूद हैं, वो आपकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कहलाएगा। सो ये दूसरी टाइप होगी ऐसे की, जिसमें आप वन स्टेप फर्दर चले जाते हो। उसके बाद तीसरी टाइप है, उसको हम लोग कह सकते हैं परसुएसिव एसेज, जिसमें आपने किसी को परसुएड करना होता है। इसी काइंड ऑफ टॉपिक्स को आप आर्गुमेंटेटिव एसेज भी कहते हैं। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने कोशिश ये करनी है कि सीएसएस में जब भी आप, या पीएमएस में जब भी आप कोई टॉपिक चूज करें, तो आप परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव ऐसे चूज करें। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें यू हैव टू टेक अ स्टांस ऑन एन इशू। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आइडियाज के ऊपर बेस नहीं करेगा, ये आइडियाज के ऊपर हो भी सकता है, लेकिन ऐसे आइडियाज के ऊपर जिसमें दो या दो से ज्यादा स्कूल्स ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक बंदा समझता है डेमोक्रेसी इज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, दूसरा बंदा समझता है डेमोक्रेसी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तीसरा बंदा समझता है डेमोक्रेसी अच्छी है लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, चौथा बंदा समझता है इसको टोटली डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब अगर डेमोक्रेसी के ऊपर टॉपिक आ गया, इज डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो जाएगा। इसमें आपने आर्गुमेंट्स देने हैं, आपने रीडर को परसुएड करना है, आपने रीडर को बावर कराना है जिस चीज पे भी आप बिलीव रखते हैं। यू कैन गो फॉर द टॉपिक और यू कैन गो अगेंस्ट द टॉपिक, दोनों चीजें आप ले सकते हो। इस दफा जो टॉपिक्स आए थे उनमें से मुझे, अब वो लिस्ट मेरे सामने नहीं है, शायद मोबाइल में हो, बल्कि लाजमी होगी, मैं उसमें से देखता हूं, आपको ये बताता हूं कि आर्गुमेंटेटिव ऐसे का टॉपिक उसमें से कौन सा था। ऐसे 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 इस्लामिक स्टडीज है, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू वर एट अ रनिंग स्ट्रीम, ये भी नहीं है। मीनिंग पर्पोसिव एजुकेशन, यस दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव ऐसे, जिसमें आपने कोई एक स्टांस लेकर रीडर को उसकी अंडरस्टैंडिंग दिखानी है अपनी रीजनिंग और एविडेंस के साथ। विदाउट रीजनिंग और एविडेंस वो स्टांस कभी स्टांस नहीं कहलाएगा। फिर उसके बाद है जी, ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड। अब ये भी परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव ऐसे था, इसमें भी आपने मतलब आप इसकी साइड भी ले सकते हो, यस दे मूव ह्यूमैनिटी बैकवर्ड, आप इसके अगेंस्ट भी जा सकते हो कि नहीं जी, जो हमारी इन्वेंशंस हैं, जो हमारी एवोल्यूशन है, वो बेहतरी की तरफ लाई है। हाँ, उनका मिस यूज जो है वो हमें किसी और साइड पे लेके जाता है। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक, अगेन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, आपने इसमें भी कोई एक साइड लेकर आपने परसुएड करना था राइटर को अपने स्टांस के साथ। ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम्स, ये आपका एनालिटिकल एसेज में आ जाएगा, एक्सपोजिटरी में भी आप इसको कर सकते हो। जेंडर इक्वालिटी, आ पॉपुलर स्लोगन, अगेन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, परसुएसिव ऐसे। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एनालिटिकल ऐसे। इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन इज पेनेशिया टू अवॉइड थर्ड वर्ल्ड वॉर। आगे हम मजीद इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, वो शायद ये नैरेटिव में आएगा या किसी और टाइप में आएगा। आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई बिलीव, ये वो आपका आ गया उसमें से, लिटरेचर में से। ये क्रिटिकल एनालिसिस टाइप एक होती है, उसमें आएगा। ये मैं जस्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि सीएसएस में कितने किस्म के, अब आप इसमें देख लें, मेरे ख्याल में 40, 50, 60% आपके परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं। और आपको जब इस टाइप का ही पता नहीं होगा और इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स का ही पता नहीं होगा, तो आप वहां पे कैसे उस चीज को डिफाइन करें। आगे जाके हम लोग
इनमें से जो ज्यादा कॉमन है या जो आपको करने चाहिए या जो आपकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, उनको भी जाके डिस्कस करेंगे कि उन एक एक टॉपिक हमने कैसे लेकर चलना है। अच्छा, परसुएसिव एसे का हमें समझ आ गई कि ये कौन सा होता है। आप लोगों को अभी तक कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, चीजें क्लियर हो रही हैं, परेशानी तो नहीं है। पहली क्लास है, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इश्यूज भी हो सकते हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि सर जी देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक एक मैसेज कर दीजिए। इंटरेक्टिव सेशन ये होगा, आप लोग साथ में मेरा साथ देंगे, मैसेज करते रहेंगे। मैं खूबसूरत लग रहा हूं कि नहीं? लुड्डन जाफरी साहब, अभी मैं नहीं इसको समराइज करूंगा, एंड पे ट्राई की जा सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आते हैं, अल्लाह आपका भला करे, नैरेटिव एसेज। नैरेटिव एसेज वो एसेज होते हैं जिसमें आपने कुछ नरेट करना होता है। नैरेटिव एसेज में आपने दो काइंड ऑफ चीजें लेकर चलनी होती हैं, आपका पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस या काइंड ऑफ आप उसे स्टोरी टेलिंग कह सकते हो, एंड एट द सेम टाइम एकेडमिक आर्गुमेंट। ये दोनों चीजें आपने लेकर चलनी होती है। आपने आर्गुमेंट प्रेजेंट करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना लाइफ लाइन भी शो करनी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नैरेटिव एसेज होते हैं ये नॉन फिक्शन होते हैं, मतलब इसमें स्टोरीज, इसमें कहानियां, इसमें आप वो एनेक्डोट से काम नहीं ले सकते। इसमें आपने फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंसेस या रियल लाइफ स्टोरीज, जैसे वो मूवी स्टार्ट होती है ना, बेस्ड अपॉन रियल लाइफ स्टोरीज, जिस तरह की कोई कहानी शुरू में बताते हैं, उसको आप नैरेटिव ऐसे कह सकते हैं। इसमें आप लोग ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन काफी ज्यादा होती है। वो जब हम बचपन में ऐसे लिखा करते थे ना, माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट ये, माय फेवरेट वो नैरेटिव एसेज हुआ करते थे। इनको आप क्रिएटिव स्टाइल में लिखते हैं। ऑब्जेक्टिविटी इसमें कंप्रोमाइज होती है, क्योंकि आपके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस इसमें शामिल होते हैं। इसमें हम जितनी मोस्ट ऑफ द टाइम जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होता है ना, जिसमें आप सेंसेशनलिज्म भी क्रिएट करते हो, जिसमें आप इमोशंस को भी छेड़ते हो, जिसमें आप एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारी चीजें लेकर आते हो, ये सारे अगर किसी स्टाइल में, किसी चीज में आप लिखोगे, और 95% केसेस में ऐसा कोई ऐसे जो है ना सीएसएस में नहीं आएगा, पीएमएस में भी नहीं आएगा। हाँ, पीएमएस में जो एक्सपेंशन आती है, जो आइडियाज को आपने एक्सपेंड करना होता है, वो नैरेटिव स्टाइल में लिखा जाता है। हम लोग एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे कि एक्सपेंशन कैसे लिखी जाती है। वो उसको आप कह सकते हो, जैसे कोई टॉपिक आ जाए, आई शैल राइज एंड शाइन, जो ये एपीएस का स्लोगन है, या लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल, द स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ, इस तरह की जो चीजें आएंगी वो सारे नैरेटिव एसेज होंगे। लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, इस तरह का ऐसे सीएसएस में वेरी रेयर आता है, और अगर आए भी तो आपने अटेम्प्ट नहीं करना। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव एसेज। डिस्क्रिप्शन वर्ड से जाहिर है, ऐसी चीज, ये नैरेटिव एसेज से मिलता जुलता है, ऐसी चीज जिसमें आपने डिस्क्राइब करने हो कुछ इवेंट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें विविड सेंसरी डिटेल्स शामिल हों। डिस्क्रिप्टिव एसे इज रिटन इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन क्रिएटिव स्टाइल। हम जस्ट मिसालों के तौर पर, मिसाल के तौर पर हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं, हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, लाजमी नहीं कि जो चीज हम पढ़े वो चीज पेपर में भी आएगी, ये कंपल्सरी नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को पता जरूर होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें, डूज क्या है सीएसएस में और डोंट्स क्या है सीएसएस में। अक्सर औकात मेरी सीएसएस की पहली 2 अटेम्प्ट फेल हुई, उसमें डूज का इतना किरदार नहीं था जितना डोंट्स को ना जानने का किरदार था, कि कौन से काम मैंने नहीं करने, वो मुझे नहीं पता थे। हमें बताया तो ये जाता था कि एनालिसिस, अपना एनालिसिस डेवलप करें, आपका राइटिंग स्टाइल क्रिएटिव नहीं है, मेच्योर एक्सप्रेशन नहीं है,
लेकिन ये राइटिंग स्टाइल क्रिएटिव होता क्या है, मेच्योर एक्सप्रेशन में क्या होता है क्या नहीं होता, ये नहीं बताया जाता। तो ये खुद ही खज्जल होके, ख्वार होके ये सारी चीजें सीखी। डिस्क्रिप्टिव एसेज आप ये समझ सकते हो, जो आपके नैरेटिव ऐसे हैं उसकी फर्स्ट स्टेज डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। मतलब यू मूव ऑन टुवर्ड्स, जब भी आप मैथ कॉम करते हो, जब भी आप जर्नलिज्म की डिग्री करते हो, मैंने पीएमएस में और सीएसएस में दोनों में, हमारे पीएमएस में मैथ कॉम था और जर्नलिज्म में, सॉरी सीएसएस में जर्नलिज्म था, मैंने दोनों रखे हुए थे। उसमें ये डिस्क्रिप्टिव स्टाइल और नैरेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है, इसको भी प्रैक्टिस किया जाता था। मैंने वो एक बुक पढ़ी थी, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन अब मैथ कॉम कोई रखता ही कोई नहीं है, नहीं तो मैं किताब उसको दे देता। एनीवेज, उसके बाद आते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज। अक्सर सीएसएस में ये इस तरह के टॉपिक्स भी आते हैं। एक हमने ऊपर देखा, अल्लाह आपका भला करे, परसुएसिव एसेज, और दूसरा हम ये देखते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज। ये अक्सर आते हैं सीएसएस में। इसमें होता क्या है, आप दो चीजों को साइड बाय साइड लेकर चलते हैं। आप उन दोनों चीजों की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस दोनों एक्सप्लेन करते हो। आपने एक लार्जर पिक्चर को एक्सपेंड करके बताना होता है, और उस पिक्चर को एक्सपेंड करने के लिए यू हैव टू गिव द थिंग्स विच आर कॉमन एंड द थिंग्स विच आर अनकॉमन बिटवीन द आइडियोलॉजीज, वो आपको करना पड़ता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसेज के अंदर आपके उसी तरह स्ट्रक्चर इसका वही होता है। आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, थीसिस स्टेटमेंट देनी है, बॉडी लेकर आनी है, उसको आगे लेकर चलना है। लेकिन आप इसकी जो बॉडी ऑफ दी ऐसे है उसको दो हिस्सों में, मेजर दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। एक हिस्सा कंपैरिजन सेक्शन होता है और दूसरा हिस्सा कंट्रास्ट सेक्शन होता है। कंपैरिजन सेक्शन में सिमिलैरिटीज को आप मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस करते हो, और कंट्रास्ट सेक्शन में आप, वो हमने एक टॉपिक देखा था, democracy and illiteracy don't move together. That is an example of compare and contrast essay. आपने डेमोक्रेसी और इलिटरेसी की जो डिसिमिलैरिटीज थी उनकी बेस पर बताना था। एक ही आपने बताना था कि जहां पे इलिटरेसी होगी वहां पे डेमोक्रेसी परवान नहीं चढ़ सकती। दूसरा आपने ये बताना था कि जहां पे डेमोक्रेसी अच्छी फॉर्म में होगी वो कभी भी इलिटरेसी को वहां पे पनपने नहीं देगी, बल्कि उसको नीचे लेकर जाएगी। यानी कि यू हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट दैट आइडियोलॉजी। इसी तरह एक टॉपिक है, सोशल chaos इज एंटीथीसिस टू प्रॉस्पेरिटी। मतलब आगे जाकर हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और जितने भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को पहले दिया करूंगा उसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है। ये जो हमारा सिंसियर स्टूडेंट्स वाला बैच है जो कि पूरा आगे चलेगा, उसमें हम लोग पहले महीने तो हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, उसके बाद जो सेशंस होंगे उसमें हम लोग लाइव ये आउटलाइंस बनाया करेंगे। कोई टॉपिक होगा, आप लोग भी उसके ऊपर पढ़ के आएंगे, मैं भी उसके ऊपर पढ़ के आऊंगा, फिर बैठकर हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे, बैठकर हम उसके आउटलाइन बनाएंगे और देखेंगे कैसे उसको रिफाइन करना है, कैसे उसको आगे लेकर चलना है। अच्छा, ये हो गया कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। ये जो टॉपिक्स आते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन कह रहा हूं, ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक आपका आ गया जी। ये ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, तो क्या, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, एग्जैक्टली। क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक आएगा, इस तरह की जो चीजें आएंगी जिसमें नॉन रियलिटीज की बेस पर, नॉन फैक्ट्स की बेस पर एक कॉज होता है, उसका इफेक्ट होता है, उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है, उसको आपने एक्सपैंड करना होता है। वो इस तरह के टॉपिक ये भी किसी हद तक सिमिलर हैं, जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे हैं, लेकिन इसमें आपने रिलेशनशिप ज्यादा शो करना है। उसमें आप दोनों चीजें शो कर रहे हो, सिमिलैरिटीज भी डिसिमिलैरिटीज भी। इसमें सिर्फ आपने रिलेशनशिप शो करना है। जैसे हम लोग वो इस्लामोफोबिया के ऊपर अक्सर बात करते हैं, टॉपिक्स हम लोग लेते हैं, मतलब करंट अफेयर्स में भी समटाइम्स टॉपिक आता है, इस दफा भी आया हुआ था कि इस्लामोफोबिया राइज कर रहा है, उसकी वजह से जो मुसलमान हैं उनमें बड़ा एक रिसेंटमेंट पाई जाती है। या ये भी टॉपिक हो सकता है, एक्सट्रीमिज्म राइज कर रहा है जिसकी वजह से इस्लामोफोबिया वेस्टर्न कंट्रीज में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह के टॉपिक्स जो हैं ये कॉज एंड इफेक्ट एसेस होते हैं, जिसमें अब जब भी आपके सामने पेपर आएगा आपने
पहले तो डिफाइन कर लेना है ये टॉपिक किस किस टाइप के हैं, और फिर आपने ये डिफाइन कर लेना है कि उनमें से आपकी स्ट्रेंथ कौन कौन सी है। देन जो आपकी स्ट्रेंथ के फर्क करें, 2 टॉपिक्स हैं, 3 टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको ये चीज उठाएंगे और उसको आप आगे लिखना शुरू करेंगे। लेटर ऑन हम इन चीजों को भी देखेंगे। अगर ये जब क्लास खत्म हो जाएगी तो इसी जो आपके पास आईडी आया हुआ है और पासवर्ड और वो सारा, उसी से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद आखिरी टाइप है, मैं आप लोगों के इसके पॉइंट्स एंड पे दे दूंगा, जो टोटल टाइप्स हमने डिस्कस किए, दैट इज क्रिटिकल एनालिसिस। ऐसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% केसेस में जो लिटरेरी एसेस जिनको हम कहते हैं, जिनका ताल्लुक लिटरेचर से है, इंग्लिश लिटरेचर के साथ है, जिस तरह इस दफा भी जो हमारा वो टॉपिक था, क्या था वो सब एंड वाला, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। इसको क्रिटिकल ऐसे भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लिटरेचर बेस्ड ऐसे होगा, जिसमें जो राइटर है, जो आप होंगे, आपका काम होगा, आपने एक शॉर्ट पीस ऑफ लिटरेचर, कोई एक कोटेशन हो सकती है, कोई एक सिंगल सेंटेंस हो सकता है, उसको एक्सपेंड करना होता है कि उसमें ऑथर ने, जिसने वो सेंटेंस लिखा था, उसने कहा क्या, वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी एक्सपेंशन, ये क्रिटिकल एनालिसिस होगा। और उसके ऊपर आप फिर क्रिटिसिज्म भी करेंगे। जैसे वो क्रिटिक्स होते हैं ना, नकाद जिनको हम कहते हैं, जिन्हें तनकीद करनी होती है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी शामिल होता है, नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी शामिल होता है। आप ये ज़हन में रखिएगा, लिटरेचर के साथ बेशक आपका ताल्लुक हो, आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ हो, आप उस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड भी करते हैं, आपने एट द सेम टाइम उसके ऊपर लिटरेरी पैरामीटर्स को ज़हन में रखते हुए क्रिटिसिज्म भी करना होता है। इसमें भी आप ये कह सकते हो, ये काइंड ऑफ परसुएसिव ऐसे के साथ मिलता जुलता है। लेकिन क्रिटिकल ऐसे में आप एक ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट फॉर्मेट को फॉलो करते हो, मतलब जो आमतौर पर होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, बीच में ऑब्वियसली थीसिस स्टेटमेंट भी हो जाएगा। लेकिन इसमें आपने टेक्सचुअल एविडेंस के साथ बात करनी होती है। लिटरेचर का टॉपिक जब भी आएगा, उसमें लिटरेरी बातें होंगी, बाकी के लिटरेचर से भी आप बातें लेकर आएंगे। अगर आप बाकी के लिटरेचर से बातें नहीं लेकर आए, अगर आपने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं किया, तो आपने उस लिटरेरी टॉपिक को प्रॉपरली, क्या उसे कहते हैं, जस्टिफाई नहीं किया, आपने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। इसमें क्रिटिसिज्म होगा, एनालिसिस होगा, कंपैरिजन होगा, कंक्लूजन या आउटकम पे भी आप आएंगे, उसके रिजल्ट ओरिएंटेड टॉपिक ये होगा। ये ओवरऑल थी हमारी टाइप्स ऑफ ऐसे, मेजर टाइप्स ऑफ ऐसे। यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोविड-19 वाला इस दफा क्या टॉपिक था? मोस्ट डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, और जो हमने उसके बाद वाली पढ़ी थी वो भी हो सकता है। एनालिटिकल और परसुएसिव, ये दोनों इसमें आ सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आप लोगों की स्ट्रेंथ डिफाइन करने की तरफ। अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लोगों ने, मेरी आवाज बहुत ज्यादा तो नहीं आती? लेक्चर देते हुए मैं थोड़ा सा जो है ना वो जोश में आ जाता हूं। लुटन जाफरी, आप अपना सही नाम बताएं ना पहले, आप हैं कौन? अहमद, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने अपनी स्ट्रेंथ डिफाइन कर दी है। सबसे पहले ये ज़हन में रखिए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इस चीज में मैटर करेगा। दूसरे नंबर पे आर्गुमेंटेटिव, मेरे ख्याल से तो ये नहीं हो सकता, मतलब यू आर नॉट सपोज टू टेक अ साइड। इसमें आपने, उसने बात की हुई है कि हमारे लिए वो एक वेकअप कॉल है, और उसको आपने एक्सपैंड करना है कि वाकई ही ये वेकअप कॉल है। आर्गुमेंटेटिव में तो आप उसको किसी एक साइड पे लेकर जाते हो, उसके कोशिश करते हो उसको डाइसेक्ट करो
या उसके जितने हिस्से डिवाइड हो सकते हैं, उसमें डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे इस सीन में नहीं है। डिस्क्रिप्टिव ही होगा, आपने जस्ट उस चीज को एक्सपैंड करना, उस फैक्ट को एक्सपैंड करना है। अच्छा, सबसे पहले आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, दूसरे नंबर पे आपकी रीडिंग हैबिट, आप कितने वेल रेड हो, कितनी चीजें आप इधर उधर से दे सकते हो। हीरा बच्चे ये चीजें डिस्कस करते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिकली कौन सा अच्छा है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं इस चीज पे बिलीव रखता हूं कि आपको, यू आर द वन हु शुड डिसाइड दिस। मैं आई एम नो वन कि मैं आपको बताऊं कि कौन सा आपको करना चाहिए। पहले तो मेजर टाइप्स में से आपने डिफाइन करना है। अगर मैं होता तो मैं आर्गुमेंटेटिव ऐसे को प्रेफर करता, या फिर किधर गया, एक्सपोजिटरी एनालिटिकल मैं नहीं लेता, परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव लेता, या फिर अल्लाह आपका भला करे कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाले लेता, या कॉज एंड इफेक्ट वाले लेता। ये तीन मेरी चॉइसेस हैं। इसमें मुझे अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि मैं किस चीज को बेहतर लिख सकता हूँ। मैं चीजों को कंपेयर कर सकता हूँ, एनालाइज कर सकता हूँ, कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। मैं किसी एक स्टांस को लेकर उसको डेवलप करके प्रूव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ये मेरी स्ट्रेंथ है। आप में से किसी की वो लिटरेरी स्ट्रेंथ भी हो सकती है, किसी की कोई और स्ट्रेंथ भी हो। मेरे एक स्टूडेंट थे, उन्होंने 2019 में क्वालिफाई किया था और अब भी उन्होंने पेपर दिया। अनफॉर्चुनेटली उनकी एलोकेशन नहीं हुई थी। ही इज वेरी गुड एट लिटरेचर। गुलिस्तान सादी, बोस्तान सादी और रूमी की हकायात और उर्दू लिटरेचर और पर्शियन और इंग्लिश और पता नहीं क्या क्या उस बंदे ने पढ़ा हुआ था। तो और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लिटरेचर पर ही ऐसे लिखते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो 2 अटेम्प्ट ले चुके हैं, दोनों अटेम्प्ट में 60 प्लस मार्क्स ले चुके हैं ऐसे के अंदर। और बिकॉज लिटरेचर के ऊपर जब आप ऐसे लिखते हो तो मेरा ख्याल है अगर 10,000 स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं तो उनमें से 100 स्टूडेंट भी लिटरेचर के ऊपर ऐसे नहीं लिखते। और जब आप ऐसी एक यूनिक चीज चूज करते हो, एट द सेम टाइम जो आपका पेपर चेकर है वो भी लिटरेरी पर्सन होता है, उसका बैकग्राउंड भी इंग्लिश का होता है और वेल रेड होता है, तो वो उसको उसको भी अट्रैक्ट करता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड मैटर करेगा कि आपने जो पिछली जिंदगी गुजारी है वो रट्टे में गुजारी है, कंसेप्ट क्लियर करने में गुजारी है। मेरी आदत ये है कि मुझे एक पेज दे दो और मुझे बोलो कि ये आपने याद करना है, मुझसे जिंदगी में वो याद नहीं हो सकता। अगर आप मुझे ये कहो कि ये पेज है और इसके अंदर जो बातें हुई हुई हैं इसको आपने एक्सप्लेन करना है अपने अल्फाज में, और मेरे से पूरी किताब बेशक एक्सप्लेन करवा लो, मतलब कॉन्सेप्ट मेरे जेहन में आ जाएंगे, मुझे रट्टा नहीं लगता। ये आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड इस चीज में मैटर करता है। आपकी कैपेबिलिटीज मैटर करती हैं कि आप किस तरह की चीजें उसमें से चूज कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम वो 3 किस्म के ही जो मैंने आपको बयान किए हैं, उन 3 किस्म में से ही ज्यादा टॉपिक्स आते हैं, और उन्हीं 3 किस्म में से आपने अपनी स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है। एटलीस्ट 2 स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉप लेक्चर होगा ऐसे के ऊपर, उसमें हम लोगों ने डिस्कस करना है कि आपने फील्ड कैसे चूज करनी है। फील्ड के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, किस फील्ड से टॉपिक आया और उसने आपको कैसे चूज किया। उसी में आपने, अल्लाह आपका भला करे, टॉपिक को डाइसेक्ट कैसे करना है, उसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, ये चीजें बेसिक्स हम लोग देखेंगे। वहां पे ज्यादा आपको हेल्प आउट हो जाएगा। सतराम, ये हम लोग इंडिविजुअली भी इस तरह की चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो डिटेल मांगते हैं या आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ग्रुप में आई एम वेरी शॉक्ड कि आप लोग बड़े शांति और सुकून से रहते हैं, कुछ पूछते ही नहीं है। ग्रुप बनाया हुआ है और आप उसका कोई फायदा ही नहीं उठा रहे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट्सएप पे बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ और सवालों के जवाब दे देता हूँ। तो आपने ये चीजें अपने लिए डिफाइन करनी है कि विच फील्ड अट्रैक्ट्स यू, सॉरी विच टाइप अट्रैक्ट्स यू द मोस्ट। मैं अब आप लोगों को, मैंने एक इसकी ना फाइल बनाई हुई है, वो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। उसमें मैंने इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं। बल्कि पूरी फाइल ही शेयर करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके क्या करना है।
मैं आप लोगों को उधर शेयर कर दूं, आप उसको रीड आउट कीजिएगा। मतलब 3-3 4-4 लाइनों में मैंने उस एक टॉपिक को एक उसको टाइप को एक्सपेंड किया हुआ है ताकि आप लोग उसको समझ सकें, लेक्चर के बाद भी आपके ज़हन में रहे। तो उसको रीड आउट कीजिएगा, उसके बाद जो आपके क्वेश्चन हो वो आपने मुझसे पूछने हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर आप लोगों को चांस दिया जाए कोई सा एक फील्ड चूज करने का, मैं सारी फील्ड्स के आपके सामने नाम रखने लगा हूं, आपने कोई सा एक टाइप चूज करनी है, तो आप कौन सा चूज करेंगे? एक्सपोजिटरी, जिसमें बेसिक टाइप, जिसमें आपने किसी आइडिया को जस्ट बयान करना होता है, किसी कंसेप्ट को डिफाइन करना होता है। दूसरा एनालिटिकल ऐसे, जिसमें आपने उसको सिर्फ डिफाइन नहीं करना होता बल्कि आपने उसके प्रोज एंड कॉन्स में भी जाना होता है, आप उसके क्या उसे कहते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में भी जाते हैं। तीसरा परसुएसिव या आर्गुमेंटेटिव ऐसे, जिसमें आपने आर्गुमेंट्स देने होते हैं, कोई एक स्टांस, कोई एक साइड लेनी होती है और उसको प्रूव करना होता है। वो साइड उसकी फेवर में भी हो सकती है, उसके अगेंस्ट भी हो सकता है। चौथा नैरेटिव ऐसे, जिसमें आपने नरेट करना होता है आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी इससे मिलता जुलता ही है। छठा कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे, जैसा कि नाम से जाहिर है आपने चीजों को कंपैरेटिव एनालिसिस आप इसमें प्रेजेंट करना आपने बेसिकली। उसके बाद कॉज एंड इफेक्ट ऐसे है, और आखिरी लिटरेरी यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस ऐसे है। अभी तक की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आप किसको चूज करेंगे? परसुएसिव आ गया जी, मोहम्मद अली परसुएसिव, लुड्डन जाफरी, अहमद साहब आर्गुमेंटेटिव परसुएसिव हो गया, अजमेर भी परसुएसिव करेंगे। आई लाइक ऐसे दैट आर बेस्ड ऑन क्लाइमेट चेंज और सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। वो फिर मेरे हाल में परसुएसिव में तो नहीं होंगे, उसमें तो कॉज एंड इफेक्ट में जाएंगे। वो आप डिस्क्रिप्टिव लेंगे जिसमें आप पर्सनल एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, लेकिन सीएसएस में एक डिमांड ये होती है कि आपने सब्जेक्टिविटी से दूर रहना होता है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आपने सब्जेक्टिविटी देनी होती है। सो आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड चॉइस। कॉज एंड इफेक्ट ऐसे ठीक है। एनालिटिकल, मोहम्मद आबिद आपका क्या है? लिटरेचर का बैकग्राउंड है। आर्गुमेंटेटिव ठीक है, उस वक्त जिसका मटेरियल ज्यादा होगा। नहीं, ये आपने पहले ये चीजें डिफाइन करनी है, अपनी फील्ड इंटरेस्ट की, और आप किस टॉपिक को बेहतर एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर आप थ्रू आउट द ईयर उसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, उसी में आप एक्सपर्टीज लेकर जाएंगे। ये आपके लिए बेहतर होगा। चॉइसेस जो आप कर सकते हो जैसे आप चाहो, लेकिन इट्स बेटर। आर्गुमेंटेटिव, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अच्छा जी, आर्गुमेंटेटिव, कॉज एंड इफेक्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, साइमा का आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंट कॉज एंड इफेक्ट, कंपेयर। ठीक हो गया, बिल्कुल सही, आप लोगों की ठीक चॉइसेस हैं। इन्हीं चॉइसेस पे हमें रहना चाहिए, और इन्हीं चॉइसेस के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को टॉपिक्स भी दूंगा। आपकी जो प्रैक्टिस होगी थ्रू आउट द फर्स्ट मंथ एंड थ्रू आउट, यस, 2 से 3 टाइप्स के अकॉर्डिंगली आपने अपने आप को तैयार करना है, और वो 2-3 टाइप्स आपने तैयार करनी है जो 80-90% जिस पे टॉपिक लाजमी आता है हर दफा। अच्छा, मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था, गल ही भूल गई। एक बंदा काम करें, उम्मे कुलसूम आप एक काम करें, जितने लोग इधर मौजूद हैं क्लास में उनके नाम लिख लें। जो लोग नहीं आए उनको तो मैं सीधा करूंगा। मेरा नाम छोड़ के जी, वो सब के आपके नाम आ रहे हैं ऊपर। हम नेक्स्ट लेक्चर परसों लेंगे। परसों तक आप लोगों के लिए मैं एक आप लोगों को रीडिंग एक कहने लगा हूं, आपने वो चीज रीड करके आनी है। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वर्सेस, जी आबिद मैं करता हूं, वर्सेस डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन, ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनके ऊपर आपने रीड करके आना है।
मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगा इन दोनों आइडियाज के ऊपर। परसों के सेशन में हम ये काम करेंगे। सब्जेक्टिव एनालिसिस आपकी जाती राय होती है जिसके पीछे कोई एविडेंस, फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद नहीं होते। सब्जेक्टिविटी उसे कहते हैं। मतलब आई थिंक इमरान खान इज गुड, ये क्या है? दिस इज सब्जेक्टिव एनालिसिस। मैं अपनी जाती राय, अपनी पॉलिटिकल टिल्ट, अपनी चॉइस, अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। दूसरी जगह पे मैं कहता हूं इमरान खान इज गुड बिकॉज ही हैज गिवन सेहत कार्ड, ही हैज डिड दिस, ही हैज डन दैट। 5 चीजें मैं साथ एक्सप्लेन कर देता हूं, वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो जाएगा। सिंपल टर्म्स में कोई भी ऐसी चीज जिसके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शामिल होंगे, जिसके साथ नोन रियलिटीज शामिल होंगी, कुछ सर्वे रिपोर्ट शामिल होंगी, वो ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगी। उसमें आपकी जाती राय सिर्फ शामिल नहीं है। और कोई भी ऐसी चीज जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स, रेफरेंसेस मौजूद नहीं है, वो सब्जेक्टिव एनालिसिस होगा। वो आपकी जाती राय तस्वर की जाएगी। समझ आ गई जी? इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। And this was all about today's lecture. See you next time. And remember to like the video, subscribe to the channel, and press the bell icon for the latest updates. And share it with your friends. You can also contact us via the email address mentioned on the screen. Thank you.